अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक जो सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो शुरू ट्रिगर हो रही है हर जगह, और ये ग्लोबली हिस्टोरिकली ऐसे ही रहा है कि इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बूम और बस्ट साइकिल्स के थ्रू जाती है। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ की बात कर रहा हूँ, और हम बहुत इंटरलिंक्ड हैं अब। तो जो हमारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो लिसानी हों, ज़मीनी हों, कोई और डिस्प्यूट्स हों, वो ट्रिगर होते हैं यूजुअली एक वेव इवेंट के तौर पे, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के तौर पे। जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन और टू के अंदर हमने देखा पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ कैसे कलेप्स करती हैं, कैसे फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट होते हैं और फिर वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशन बनती है। एक बिल्डअप होता है उसका। कोल्ड वॉर्स भी जो होती हैं वो कोल्ड नहीं होती। इवन जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर्स हुई हैं सो कॉल्ड, वो डोमेस्टिक जिन लोगों के ऊपर वो लड़ाई लड़ी जा रही होती है उनके लिए कोल्ड नहीं होती। इसी तरह थाईलैंड और कैम्बोडिया के कुछ हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं टेरिटरीज़ के ऊपर। ये ईस्ट एशिया के अंदर काफ़ी छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, वो हमारे परव्यू में नहीं आते क्योंकि हमारी तालीम का निज़ाम और हमारे जो फोकस है तालीम के निज़ाम का, वो इस टेरिटरी के ऊपर नहीं है। हिस्टोरिकल रीजंस हैं इसके कुछ, और कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं। लेकिन इधर बहुत छोटे छोटे टापू, जजीरे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स और टेरिटरीज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं आपस के अंदर। इसी तरह एक सांझे लैंड बॉर्डर के ऊपर कैम्बोडिया और थाईलैंड के अंदर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि एक डिबेट है लंबी। थाईलैंड अगेन टेक्निकली एक वेस्टर्न एलाई है, वेस्टर्नाइज्ड टूरिस्ट फ्रेंडली एक मुल्क है, और कैम्बोडिया एक लेफ़्ट ओवर है उस सोवियत एरा कोल्ड वॉर का, कि जब कैम्बोडिया ने टैसिट तरीके से या ओपनली साथ दिया था वियतनाम का, जब अमेरिका ने अपनी जारहाना और बर्बरियत वाली पॉलिसी के तहत वियतनाम में एक ऑक्यूपेशन की थी। निकलते वक्त उस ऑक्यूपेशन से उन्होंने कैम्बोडिया को भी, आप समझें कि स्टोन एज तक बॉम्ब कर दिया गया था। कि तुम इसके वो क्यों हो, इसके तुम मुखबिर हो, तुम एलाई हो वियतनाम के, और तुमने हमें शिकस्त दिलवाई है इस जंग के अंदर। इसमें कुछ हकीकत भी है ऑब्वियसली, और कैम्बोडिया एक फैसिलिटेशन के रोल में था। कैम्बोडिया की टेरिटरी इस्तेमाल होती थी साउथ वियतनामीज़ जो वियट कॉन्ग थे, जो कम्युनिस्ट फाइटर्स थे, उनकी जानिब से। और डेफिनेटली उनकी एक अच्छी एक वो पार्टनरशिप बन गई थी दोनों ममालिक की, इन दैट कि वो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो वेस्ट के साथ लाए नहीं करते थे, वो ईस्ट के साथ लाया करते थे, खसूसन रूस और चीन के साथ। आज के दौर में भी इसकी एक मिसाल मुश्तरक मिलती है सिमिलर, जहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक ताल्लुक़ था, जिसके बुनियाद पे उन्होंने दोनों ने मिलकर, एक सेगमेंट ऑफ अफ़गान सोसाइटी ने पाकिस्तान के साथ मिल के सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक डिपार्चर हुआ पाकिस्तान के इंटरेस्ट का और अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट का फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे एक कम्बोडिया की बनिस्बत बहुत बुरा किरदार अदा किया था। मेरी एक दफ़ा मिफ्ता इस्माइल साहब से मैंने इंटरव्यू किया था इस पॉडकास्ट के ऊपर, तो आप वो देख भी सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी था ये सवाल कि हमारी रिजीम में सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास, उसके अंदर किसी की पॉपुलर इमेजिनेशन के अंदर कैम्बोडिया क्यों नहीं आता? कि कैम्बोडिया भी तो एक पड़ोसी ममालिक था जो कि हामी था वियतनाम का। उसने हमारे से कई गुना गरीब था, उसके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमारे से कमज़ोर थे, उसके बावजूद उसने अपने पार्टनर के साथ क्यों स्टैंड किया? क्या पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पिवट करके अफ़गानिस्तान की हिमायत के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकता? कि जब अमेरिकन इन्वेजन आई थी, तो वो मिफ्ता साहब भी, और मैं मिफ्ता साहब को इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं कर रहा, बट जनरली आप किसी भी पॉलिटिकल क्लास में पूछें तो वो शॉक हो जाते हैं इस बात को सुन के, एज़ इफ़ कि जैसे ये अनइमेजिनेबल या बिल्कुल एक सिनेरियो है जो कि ऑन द कार्ड्स आ ही नहीं सकता था। हमने एक पोस्ट फैक्ट एक ट्रूथ एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि अमेरिका बादशाह ने कह दिया, अमेरिका बहादुर ने कह दिया, तो हम कैसे अफ़गानिस्तान में मुखालफत कर सकते थे? इसी तरह कैम्बोडिया को आज भी उस चीज़ की लगता ही है कि सज़ा मिल रही है कि उसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर थाईलैंड में जो बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, थाईलैंड ने काफ़ी हैवी म्यूनिशंस इस्तेमाल करके, उसमें जेट्स भी बताए जा रहे हैं, रॉकेट्स और आर्टिलरी भी बताई जा रही है, कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया। उन्होंने भी हिट किया कैम्बोडिया ने, वो मासूम पाक नहीं है। लेकिन ये एक जियो पोलिटिकल रियलिटी है कि एक वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सब चल पड़ी है। मेरी ज़ाती, लोग तो कहते हैं कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है। आप काफ़ी माहिरीन को देखते हैं कि 7 अक्टूबर को जो लिबरल ऑर्डर, जिसने एक डिटॉन्ट मेंटेन किया हुआ था अर्थ के ऊपर के ट्रेड और यानी समुद्री, आसमानी और ज़मीनी रास्तों को काफ़ी हद तक ग्लोबली अमेरिका के हेजेमोनी ने सिक्योर किया हुआ था कोल्ड वॉर के बाद से। तो हम उस इस पीस पीरियड में थे, और जनरली भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पावर्स, चीन और रूस और अमेरिका और कोरिया और कुछ यूरोप की पावर्स और जापान को मिला के एक ग्लोबल एक ऑर्डर 50-60 साल से 70 साल से मेंटेन्ड था। लोग कहते हैं कि 7 अक्टूबर को ये डिस्टर्ब हुआ जब हमास ने और जो मुख्तलिफ मुज़ाहमती तहरीकें हैं फ़लस्तीन की, उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का और वार लड़ा इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस के ख़िलाफ़। लेकिन मेरी ज़ाती राय है, आपको पता है प्लेटफॉर्म पर मैंने हमेशा दिया है कि इराक जो सेकंड गल्फ़ वॉर है, जिसमें इराक और कुवैत की झड़प के अंदर अमेरिका कूदा था, जिसमें ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म हुआ था, मेरी राय है कि ये वहीं से काम शुरू हो चुका हुआ था। और शायद जो
जो पाउडर केक तैयार हो रहा था, जो फ्रांस आर्च डूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल है, वो शायद 7 अक्टूबर को हुआ है फाइनली जाके 20-30 साल बाद। और शायद वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशन, अगेन मैं इसको वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहना चाहता, ये थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म हो जाता है, बट डेफिनेटली एक ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल एलाइज ब्लॉक्स में मुख्तलिफ डोमेस्टिक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आमने सामने खड़े हो जाते हैं थ्रू देयर एलाइज। ये ग्लोबल ट्रेंड रहा है। अब असल में मसला ये है कि ये ग्लोबल ट्रेंड इतना थ्रेटनिंग है बिकॉज ऑफ द स्कोप एंड स्केल ऑफ वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है। ख़ास तौर पे वॉरफेयर के कुछ डायमेंशंस पिछले 100 साल में ऐसे चेंज हुए हैं कि आपके बड़े लेथार्जिक किस्म के टैंक पल्टन्स के बड़े टैंक बैटल से अब हम मूव कर गए हैं क्लोस एसिमेट्रिकल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर बड़े लो ग्रेड किस्म के इवन कमर्शियल यूज़ जो फिल्मिंग के ड्रोन्स होते हैं उनके ज़रिए एक मोबाइल यूनिट चंद आदमियों का एक पूरे पूरे पलटन को रोके खड़ा रख सकता है। तो ये एसिमेट्रिक स्टाइल वॉरफेयर आपको फ़लस्तीन के अंदर नज़र आ रही है। ये आपको इवन पाकिस्तान की जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बलूचिस्तान और खैबर के अंदर टीटीपी और बीएलए की इंसर्जेंसी के खिलाफ आपको नज़र आती हैं। आपको कश्मीर में इसकी झलक नज़र आती है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। पूरी दुनिया में, अगेन मैं इनकी मोरालिटी पे डिबेट नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ नौयत पे बात कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो ये जो इतनी गंभीर सूरत हाल है जहाँ पे जो म्यूनिशंस हैं और जो स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्टली सिविलियन एरियाज़ के अंदर आती है, प्लस एक जो न्यू नॉर्मल जो टेल अवीव ने क्रिएट किया है, अमेरिका ने, वाशिंगटन ने क्रिएट किया कि इराक़ में आप कैपिटल को कारपेट बॉम्ब कर सकते हैं, आप काबुल को कारपेट बॉम्ब कर सकते हैं। टेल अवीव ने साबित किया कि आप तेहरान को बॉम्ब कर सकते हैं, आप लेबनान के दिल बैरूत को आप बॉम्ब कर सकते हैं, आप टारगेटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं जाके सीरिया के अंदर, डमेस्कस के अंदर। इसी तरह हिंदुस्तान ने एक नया नॉर्मल क्रिएट, उस नए नॉर्मल को ट्रेंड को फॉलो करते हुए लाहौर को टारगेट किया, कराची को टारगेट किया, पिंडी को टारगेट किया, इस्लामाबाद ने जवाब देते हुए दिल्ली को टारगेट किया, श्रीनगर को टारगेट किया। तो ये सिविलियन डेंस एरियाज़ जहाँ पे अब एक मिक्स बन चुका हुआ है ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो एक पीरियड था जहाँ पे हमें लगता था कि ये नामुमकिन है, ये चीज़ें अब मुमकिनात में शामिल नहीं होगी बल्कि बहुत उरियां और नुमायाँ तौर पे नज़र आ गई हैं। तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो बन चुका है और इस सब के अंदर जो कोर, जो न्यूक्लियस है लड़ाई का, जो मेरी ज़ाती राय है कि पूरे यूरेशिया की आप समझें लड़ाइयों का फैसला कुन मार्का है, जो शाम का मार्का है, जो इसके दिल के अंदर फ़िलिस्तीन है, जो कि वो वाहिद एक कॉलोनियल एंटिटी रह चुकी हुई आज के दौर में जो बाकायदा एक छावनी चला रही है। यानी इस वक्त ना साउथ अफ्रीका रहा, ना रोडीजिया यानी जिम्बाब्वे रहा, इस तरह की जो छावनियाँ मिलिट्री आउटपोस्ट हैं अभी भी कोरिया वगैरह की शक्ल में आपको मिल जाएंगी, साउथ कोरिया की शक्ल में, बट वो बड़ी ऑटोनमस किस्म की छावनी है। यहाँ पे उनकी अपनी आइडेंटिटी है और अपने सारे कुछ अज़ाइम है, पॉलिटिकल गोल्स हैं। वहाँ सिर्फ एक प्रेजेंस है मिलिट्री अमेरिका की या मगरबी ममालिक की, जो बाकायदा एक कॉलोनाइज छावनी जो एक है उसकी लास्ट मिसाल इसराइल रह चुकी हुई है। और वो मार्का मेरे ख्याल में फ़ैसला कौन होगा ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की लड़ाई में। और उस मार्के में अपडेट्स क्या है कि फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऑफिशियल फ़ैसला किया कि हम रिकग्निशन देंगे एज अ G7 कंट्री फ़िलिस्तीन की रियासत को। अब ये रियासत फ़िज़िकली कहाँ लोकेटेड है, इसकी जियोग्राफी, एक रियलिटी क्या है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट बार बार हम आपको बताते हैं कि फ़्रांस नेटो रजीम और यूरोप रजीम से कुछ थोड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करने की जसारत रखता है, कोशिश करता है कभी कभी वक्तन फ़वक्तन। कितना कोई कामयाब होता है मैं डिबेट नहीं कर सकता, बट ये एक बड़ी सिनिकल पॉलिटिकल मूव की है फ्रांस ने। ये कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं किया, क्योंकि वो 2 साल पहले भी उजागर हो जानी चाहिए थी, बल्कि नहीं आज से 30-40 साल पहले उजागर हो सकती थी। ये बेसिकली एक सिनिकल स्ट्रेटिजिक मूव है जहाँ पे इज़राइल को आस्ता आस्ता यूरोपियन ममालिक ऑफलोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो वाकई में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही मोरा रह चुका हुआ है इसराइल। अब वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर जैसे कि फ़्रांस हो, जैसे कि इटली हो, स्पेन हो या इंग्लैंड हो, उनके लिए बेनिफिशियल रहा नहीं है। बहरहाल हमें तो ये भी कबूल है, हमारे लिए ये भी मकबूल है, किसी सिनिकल रीज़न से भी या किसी आप कह लें किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पे भी कोई अहले फ़लस्तीन या फ़लस्तीन के हक़ में अगर कोई बयान दे दे, कोई फ़ैसला कर दे, तो हम उसको भी सर आँखों पे लेंगे, उसको भी हम चूम के अपने पलकों पे रखेंगे, बिकॉज़ हम जो है वो मिनिमल लॉस ऑफ लाइफ और मैक्सिमम सक्सेस चाहते हैं अहले फ़लस्तीन और फ़लस्तीन वालों को इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये एक वेलकम चीज़ होगी।
अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। बहरहाल एक जो खौफनाक सूरत हाल है सबके अंदर, वो ये है कि अब स्टारवेशन की, जैसा मैंने आपको बताया, सूरत हाल जो बन चुकी हुई है हम गाज़ा के अंदर, उसकी जो इवन झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे इसराइली रियासत की तरफ से कि हमास या कोई मुज़ाहमती तहरीकें जो हैं वो एड को रोकती हैं, अब ये भी साबित हो गया कि ये झूठ है। यूएस एड का अपना एनालिसिस सामने आ चुका हुआ है कि उनको ऐसी कोई सिस्टमिक थेफ्ट नहीं मिली पैलेस्टीनियन फाइटिंग फोर्सेस से, और बल्कि इसराइली रियासत ही जो है वो रुकावट का बायस बनती है और यूएन के ऑपरेशंस को वहाँ पे ऑपरेट नहीं करने देती। अब क्योंकि यूएस इसराइली एक उन्होंने जॉइंट फंक्शन बनाया जो वो खुद कर रहे हैं, वहाँ पे उनके मर्सनरीज वहाँ बैठे हुए हैं अमेरिका के, और वो मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। रोज़ वो 50-60 बंदों का मकतल बना देते हैं 8 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे, और फिर 4-5 दिन के लिए फिर खामोशी हो जाती है। जब वो फिर एक मकतल होता है, उसके बाद फिर 4-5 दिन खामोशी और कोई एड अंदर नहीं जाती। बहरहाल इस पर एक फॉलोअप हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हमारी कुछ बात चल रही है कुछ चैरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो डायरेक्टली अभी इस वक्त अंदर एड पहुँचा पा रहे हैं, प्लस एक बड़ी हार्ट फेल्ट दर्दमंदाना किस्म की डिमांड आई है मुज़ाहमती तरीक़ों से कि यार ये हमारा फाइनल स्टेज आ चुका है भूख का, प्यास का और मुहासरे का, और एक बड़ी शदीद डिमांड की जा रही है ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट की और सिविल डिसोबीडियंस की मुसलमान और गैर मुसलमान ममालिक के अंदर, कि जहाँ पे एक बड़े पैमाने के ऊपर ग्लोबल डिमांड की जाए फ़लस्तीन की बाजियाबी के लिए और जंग बंदी के लिए। उसमें क्या पेशरफ्त होगी, अपडेट्स होगी, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। अभी मैं कुछ चीज़ प्रीएम्प्टिवली नहीं बताना चाहता, बट दोनों चीज़ों से मुतल्लिक, सिविल एक्टिविज़म के मुतल्लिक और चैरिटी से मुतल्लिक। तो अगर आप ट्यून्ड रहना चाहते हैं तो पॉडकास्ट पे भी कुछ ना कुछ आएगा इंशाल्लाह, और इस चैनल के ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो उम्मीद है कि हमें कुछ टेंजेबल स्टेप्स मिलेंगे 1 2 3 ABC करके, कि हम एज इंडिविजुअल्स क्या ले सकते हैं बियॉन्ड द बॉयकॉट, बियॉन्ड द चैरिटी जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बियॉन्ड द प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविज़म जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंशाल्लाह, या उसी कैपेसिटी के अंदर ग्रेटर मैग्नीट्यूड के साथ आने वाले दिनों में। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान दोबारा वेस्टर्न ममालिक के लिए एक इम्पोर्टेंस गेन कर गया, जहाँ बाइडन एरा में एक भी फ़ोन कॉल नहीं आती थी। अब ट्रंप दौर में तो हंसी मज़ाक में भी ट्रंप हमारे एयरफोर्स की जो सलाहियत है उसको इशारतन कनायतन जिक्र कर देते हैं कि हमने हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए, यूरोपियन जहाज़, जो कि ट्रंप के लिए बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज वो फ्रेंच जहाज़ है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, फ्रांस कुछ थोड़ा सा अड़फस करता है हमेशा से अमेरिका के मामले में, आज की नहीं है, 100 साल पुरानी बात है तब से, और कुछ इंडिपेंडेंस शो करता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि यूरोप पूरा उतरा उसका बिल्कुल ताबे एक पालतू कुत्ता बन के रहे। इंडिया को भी कट टू साइज़ किया हमने, तो इंडिया भी एक मोरा है अमेरिका के लिए, जिसको वो चीन की कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जितना अमेरिका अपने हिंदुस्तान अपने घुटनों पे आएगा, उतना ही अमेरिका के लिए वो हलवा, वो खीर बन के आसान डील बनेगी उनके लिए। तो पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली तो नहीं बट पैसिवली एक अमेरिका का उल्लू सीधा कर दिया उनके लिए। तो उस ज़िमन में हमारे लिए कुछ राहें भी उन्होंने खोली, कुछ हमें वेलकम किया, कुछ वो यहाँ आए, कुछ उन्होंने हाथ बढ़ाया, कुछ हमने हाथ बढ़ाया। लेकिन इसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम एक मिस एडवेंचर कर चुके हैं अमेरिका की खातिर ऑलरेडी। इस पूरे आई वुड से मई से लेके आज तक की झड़प के सिनेरियो के अंदर अभी तक एक डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है हमारे से, वो ये नोबेल प्राइज़ वाली जो खच लगी, और वो भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ट्रैप अमेरिकन ने सेट किया था कि पहले हमारे मुंह से कहलवाया और फिर इसराइलियों के मुंह से कहलवाया। वो बहुत अच्छा ट्रैप था और उसके अंदर हम काफ़ी बेवकूफ़ बने, और अच्छी बात है कि हमने डोमेस्टिक पॉलिसी में अबेंडन कर दिया उसको अब। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी फ़लस्तीन के मामले में जो फेलियर्स हैं ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड की जाएंगी। 2 साल हो गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, दिल तो करता है कि मैं कह दूं और इतना आसानी से हमारे गुनाह धुल जाएं, बट उसके बावजूद मैं इससे निकलूँ, मुझे लगता है कि अब भी हम अगर कोई मेजर एक्शन ना ले भी लें तो शायद हमें वो माफ़ी ना मिल सके। लेकिन इसके बावजूद
फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंसी के एतबार से आई थिंक हमें सऊदी अरेबिया से बढ़ के, ठीक है हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ लिंक्ड हैं, टर्की के साथ लिंक्ड हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक लिप सर्विस इवन पाकिस्तान हैज़ अंडर परफॉर्म्ड। हाँ, पाकिस्तान ने कोवर्ट सारे वो काम किए हैं जो वो हमेशा करता है, कि हमने चैरिटीज़ को फैसिलिटेट किया, हमने मिस्र के, हमने लंदन की एम्बेसी के थ्रू लोगों को पहुँचाया है, वहाँ पे हमने करोड़ों अरबों रुपए पहुँचा दिए हैं, लाखों डॉलर पहुँचा दिए होंगे यकीनन इंशाल्लाह, और हम अपना वो कर रहे हैं। लेकिन जो एक वज़न है पाकिस्तान का इस वक्त ख़ास तौर पे जो अभी बना हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान चीन और अमेरिका के बैन बैन, हम एक इवन रूस को इसमें आप शामिल कर लें सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर, हम एक लिंचपिन कंट्री बने हुए हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए। तो इसको लेवरेज करना पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली, अगेन अगर आप रीविज़िट करें उन आइडियाज़ को, तो आप हमेशा कोई ना कोई सिनिकल लकूना निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान ने चचनिया और बॉस्निया और अफ़गानिस्तान ये सब चीज़ें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में परसू की हुई हैं, बट इनकी कोई ट्रांसेंडेंटल वैल्यू थी, समथिंग बियॉन्ड जस्ट द डिज़ायर टू हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद अमेरिका और टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स या टू सिक्योर वेपन्स। आई डू बिलीव कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एक ईमानी ख्वाहिश थी कि वो इंसानी हमदर्दी के तहत और इस्लामी हमदर्दी के तहत अपने भाइयों की खिदमत कर सकें। इसी तरह अहले फ़िलिस्तीन के लिए हमें थोड़ा सा सिनिकल फॉरेन पॉलिसी पोजीशन से बढ़ के कुछ करना होगा, वरना अगले 30-40 साल जो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, मैं उसको लंबा बता के डिमिनिश नहीं करना चाह रहा, बट एक लॉजिस्टिकल फैक्ट है कि 30-40-50 साल लग जाएंगे इसराइल को अगर वो फुली एथनिकली क्लेंस करना चाहता है गाज़ा और वेस्ट बैंक को। हम उस स्लो आर्डियस प्रोसेस के अंदर आइडियल कंडीशंस का वेट करते करते शायद अपना मार्का खो ना दें, क्योंकि अगर फ़िलिस्तीन जाता है खुदा ना खास्ता या टोटली इंटरनली कलेप्स कर जाती है, जो कुछ बचे कुछ ही वो प्रिजन इकॉनमी है उनकी और प्रिजन गवर्नमेंट्स हैं वेस्ट बैंक और कैदी हुकूमतें जो हैं उनकी गाज़ा की और वेस्ट बैंक की, तो आपको क्या लगता है इसराइल के एजेंडा पे टर्की और पाकिस्तान नहीं होंगे? मैं ईरान की बारे में यही बातें कर रहा था, सिनिकली कर लें, मॉरली कर लें, ईरान को स्टैंड करवाना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, दे आर ऑल ऑन द लिस्ट। उनको गाज़ा के वो यानी मिलिशिया मैन नहीं बर्दाश्त होते, तो आपको लगता है उन्हें पाकिस्तान का न्यूक्लियर केपेबल मुल्क बर्दाश्त होता है? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान उनका मोरा है ये करने के लिए, और आप, आई गारंटी यू, आप बहुत हेविली इंगेज्ड हैं हिंदुस्तान के साथ। बट लास्ट टाइम हिंदुस्तान जब आपको ट्रेल कर रहा था और आप आगे आगे थे, तो आई रिमेंबर कि आपका सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और मशरक़ वस्ता के अंदर फैला हुआ था अरब ममालिक के ज़रिए। दोबारा उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला को उजागर करने की ज़रूरत है, और एक नए ट्विस्ट के साथ, वो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और वो आज हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटी है। उसके तहत हम वो जो इस्लामी ब्रदर ममालिक वाली एक वो जो पॉलिटिकल क्लाउट इन्जॉय करते हैं वो भी कर पाएंगे, मैं सिनिकली अगेन बात कर रहा हूँ, और दूसरा हम एक एक्चुअल भले का काम कर पाएंगे, बिकॉज आई रियली बिलीव कि अगर आप पॉलिसी पोजीशन से बढ़ के ये काम करेंगे तो अल्लाह आपकी नुसरत और मदद फरमाएगा। दुआ करें कि पाकिस्तानी रियासत होश के नाखुन ले। डोमेस्टिक पॉलिसी में तो ऑफ कोर्स वो तो एक मसला अलग ही है जो हमारी रियासत हरकतें कर रही है, बट फॉरेन पॉलिसी में अहले फ़िलिस्तीन के लिए हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया।